गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने पढ़े थे, 5 टाइप के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। और वो जो 5 टाइप के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमने इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियो है उनमें पढ़े, उनके जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो हमने करे। तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का जो सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड फिफ्थ लॉ है आपका गैलोसाइड लॉ। तो ये आपके 5 लॉज। तो इनके हमने क्वेश्चन भी किए थे कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से ये इन लॉज को क्या करते हैं, इन लॉज को हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे प्रूफ हुए। तो इसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी की थी जिससे कि हमें पता चला था कि ये लॉ एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अब आते हैं हम इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप लोगों को पता है कि जॉन डाल्टन ने 1801 में एक थ्योरी दी थी जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने 9th में भी पढ़ी है, उसके बारे में हल्के से जो उसके पोस्टुलेट है वो थोड़ा बहुत 9th में भी है कि डाल्टन ने कैसे अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको उससे पहले का जो इनिशिएंट है वो थोड़ा सा बता दूँ। मैटर के बारे में सबसे पहले एक इंडियन फिलोसफर थे, उनका नाम था कणाद, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने आज से लगभग 5,500 साल पहले इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि जो मैटर होता है, मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है और ये पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। दे आर बियॉन्ड द इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन से भी बाहर है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। जैसे कि कई बार इस चीज़ का हम जिक्र भी करते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की जो बूंद होती है, आपने देखा होगा जब आप नल बंद करते हैं या नल को मोस्टली हाँ जब बंद करते हैं आप लोग तो एक पानी की बूंद टप 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 होना शुरू हो जाते हैं जब आप धीरे धीरे उसको बंद करते हैं। तो आपने लास्ट में देखा होगा कि लास्ट में क्या है, पानी की एक बूंद जैसे टप से नीचे टपकी। आपको पता है पानी की उस एक बूंद में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? उस वाटर ड्रॉप में 10⁻21 मॉलिक्यूल होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि ड्रॉप कितनी है, वाटर ड्रॉप, एक बूंद पानी की गिरी और उस पानी की बूंद में 10⁻21 मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल और जो एटम होते हैं, एटम क्या होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, 1, 2 और मोर एटम कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा जब एटम कंबाइन होते हैं तो तब क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 10⁻21 मॉलिक्यूल जब उसके अंदर है तो जस्ट उसका डबल मान के हम अगर चल लें, इतने उसके अंदर एटम हो गए एक सिंगल ड्रॉप में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक जो एटम होगा वो कितना स्मॉल होगा, कितना स्मॉलेस्ट होगा। तो यानी क्या है, ये हमारी इमेजिनेशन से भी परे है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के भी परे है। तो इस चीज़ के बारे में आज से लगभग 5,500 साल पहले महर्षि कणाद ने बता दिया था कि जो मैटर होता है, मैटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तत्व। तो महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि जो तत्व होता है वो बहुत छोटे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, यानी जिसको बाद में उसके बाद हम कोई डिवाइड नहीं कर सकते, उन पार्टिकल से बना हुआ। और वो जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल को महर्षि कणाद ने नाम दिया था परमाणु। आज भी अगर हम पढ़ते हैं एटम के बारे में तो एटम को हिंदी में क्या कहा जाता है, परमाणु।
आपने सुना होगा परमाणु बम यानी एटम बम के बारे में। तो वो क्या है? परमाणु। ठीक उसी टाइम लगभग आप ये देखो 460 BC बिफोर क्राइस्ट, एक ग्रीस फिलोसफर थे डेमोक्रेटस। तो डेमोक्रेटस ने भी इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि जो मैटर है, मैटर क्या है? बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और उसने उन चीज़ों के बारे में उस टाइम क्या कर दिया था? बता दिया था। तो लगभग 17वीं सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने फिर इसके बारे में ब्रीफली बताया कि आखिर एटम है क्या। तो अगर हम डाल्टन थ्योरी को देखें, डाल्टन थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट यानी इसकी जो मेन खासियत है, इसकी जो मेन बात है वो क्या क्या है? तो डाल्टन ने सबसे पहले क्या कहा? डाल्टन ने ये कहा कि जो एलिमेंट है या कोई भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है कि वो इतने स्मॉलेस्ट है कि हम उनको फर्दरली डिवाइड नहीं कर सकते। वो इतने स्मॉलेस्ट है कि उसके बाद हम उनका कोई डिवीजन नहीं कर सकते। ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा। किसके लिए कहा? एटम के लिए कहा कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी मैटर की। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट और एनी मैटर। ये डाल्टन ने कहा। ठीक है। दूसरा बात क्या कहा उसने कि ये इनडिविजिबल है, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड थिंग्स डाल्टन ने कहा क्या कही कि एटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या है कि एटम नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। एटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सबसे मेन बात है इसके अंदर कि एटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में से चेंज कर सकते हैं। फोर्थ थिंग क्या कही डाल्टन ने? उसने ये कहा कि सेम एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट है, अगर हमारे पास कोई एक सिंगल एलिमेंट है, सपोज हमने मान लिया कि हमारे पास ऑक्सीजन है या हमारे पास नाइट्रोजन है या हमारे पास हाइड्रोजन है, एक सिंगल एलिमेंट है। अगर हमारे पास कोई सिंगल एलिमेंट है तो उसके जो एटम होंगे वो साइज में, शेप में और मास में, किसमें? साइज, शेप एंड मास। साइज, शेप एंड मास इनका क्या होगा? इनका सेम होगा। सेम साइज, सेम मास एंड सेम शेप। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के या किसी पर्टिकुलर मेटल के जो एटम्स होते हैं वो साइज, शेप और मास में सेम होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन एलिमेंट है तो ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो साइज में, शेप में और मास में सेम होंगे। यानी उसके एटम का साइज, शेप और मास सेम होगा। ठीक है। अगली चीज़ क्या कही उसने? अगली चीज़ उसने ये कही कि डिफरेंट एलिमेंट, अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, सपोज हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया। अब देखो हाइड्रोजन के जो एटम होंगे वो साइज, शेप और मास में तो सेम होंगे, सेम एज ऑक्सीजन के साइज, शेप, मास में सेम होंगे। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम ले लें और इनके एटम को हम कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में दोनों के मास में, शेप में और साइज में दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यानी डाल्टन ने क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो साइज, शेप और मास में डिफरेंट होते हैं। ये डाल्टन ने अगली नेक्स्ट बात की। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कही डाल्टन ने, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कही? उसने ये कहा कि कोई भी एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है या रिएक्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है और तब क्या बनाता है? कंपाउंड। यानी कि
जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का एक फिक्स रेशियो होता है। एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं या फिक्स रेशियो में रिएक्ट होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर कि कंपाउंड उस तभी फॉर्म होगा जब कोई दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो वो एलिमेंट फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर वाटर बनता है H2 + O2 गिव्स H2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या रेशियो होता है, 1:8 का रेशियो होता है, 1:8। यानी 1:8 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तभी जाके वाटर बनेगा, और अगर नहीं मिलेंगे तो वाटर वहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 का होगा तभी जाके वाटर हमें मिलेगा, अदरवाइज वाटर हमें नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्या कहा डाल्टन ने। डाल्टन ने ये कहा कि जो एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट या मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। उन पार्टिकल का नाम दिया उसने एटम। एटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो साइज, शेप और मास में सेम होते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे वो साइज, शेप और मास में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा कि अगर कोई दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो तभी जाके वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कंपाउंड तभी बनेगा जब कोई दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो। तो ये डाल्टन्स की मेन बातें डाल्टन्स थ्योरी की। अब इस डाल्टन थ्योरी से हम कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कैसे ये जो डाल्टन थ्योरी है कैसे सेटिस्फाई करती है। अब आपने देखा होगा डाल्टन ने ये कहा कि एटम नाइदर क्रिएट नॉर वी डिस्ट्रॉय, नाइदर वी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, कि एटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो एटम है, एटम में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मास ना हो। वो तो बात अलग है कि जब फर्दर डिवाइड किया गया एटम को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन में, तो हमें पता चला कि एटम का मास या इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एटम में कुछ ना कुछ तो मास है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि न तो हम इसे बना सकते हैं नहीं हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब एटम जो है, एटम भी क्या कहता है कि न तो एटम को हम क्रिएट कर सकते हैं नहीं हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये इस चीज को प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जब कंपाउंड फॉर्मेशन होती है तो कंपाउंड फॉर्मेशन में डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी कंपाउंड तब बनेगा जब कोई भी दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। एक फिक्स रेशियो में जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो तब क्या बनता है, एटम बनता है, तब कंपाउंड बनता है। अब यही चीज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आती है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा कि एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है किसी भी एलिमेंट का। जैसे हमने क्यूप्रस ऑक्साइड में देखा था CuO में, Cu2O में, तो कॉपर का जो परसेंटेज था वो कितना था, अराउंड 80% था, 20% उसमें ऑक्सीजन थी। चाहे हमने वो क्या था, मैन मेड लिया था या हमने नेचुरल अकरिंग क्यूप्रस ऑक्साइड लिया था, तो दोनों में जो परसेंटेज था वो क्या था, 80-80 था कॉपर का। ऐसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जैसे हमने नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड देखे थे कि नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड में एक फिक्स मल्टीपल रेशियो होता है, 1:2:3:4:5 का रेशियो आया था N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5 में। ऐसे मास ऑफ रेसिप्रोकल में, मास ऑफ रेसिप्रोकल में भी देखा था मैंने कि अगर कोई दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और किसी तीसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होते हैं जिसका मास एक फिक्स होता है, तो वहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उनके बीच में एक सेम मल्टीपल इंटीग्रेशन रेशियो होता है। ये हमने रेसिप्रोकल में पढ़ा था।
तो इन सारे लॉज को कहाँ पे ये फिट होते हैं, जब हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे लॉ वहाँ पे वेरीफाई होते हैं, चाहे लॉ ऑफ मल्टीपल हो, चाहे लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन हो, चाहे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हो। ये डाल्टन थ्योरी उनको सेटिस्फाई करती है कहाँ पे, जहाँ पे कि एलिमेंट क्या बनाते हैं, कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, जब एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है और कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से इनको कैसे क्या किया गया, कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो इस तरीके से इनको एक्सप्लेन किया। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या लिमिटेशन है, किन किन चीज़ों को नहीं बता पाया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस में जिन चीज़ को नहीं बता पाए, तो सबसे पहले क्या है कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गैलिसैक लॉ को, यानी कि जो वॉल्यूम का जो गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है वॉल्यूम में, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं, यानी गैसें कैसे कंबाइन हो जाती हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट थिंग्स। दूसरी थिंग्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये नहीं बता पाती कि जब फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे जो एटम्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, या वो फोर्स जो उन दोनों एटम को या दोनों एटम को जो क्या करके रखता है, जोड़े रखता है, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ये फोर्स आया कहाँ से या क्यों ये फोर्स आता है। तीसरी चीज़, डाल्टन ने क्या कहा कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी एटम को हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन फर्दर जब और ज़्यादा डिस्कवरीज हुई तो एटम को क्या किया गया, एटम भी क्या है, डिवाइडेड है, किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। और जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट के, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। चौथी चीज़ क्या है कि डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी दो एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। अब हमने देखा है कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम लोगों ने आइसोटोप से आइसोबार के बारे में पढ़ा है। अब सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहा, जैसे आइसोटोप्स में क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस हो जाते हैं, यानी वहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, मास नंबर ज़्यादा हो जाता है। या आइसोबार्स है कि एटॉमिक मास तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हम कैल्शियम और दूसरा किसमें, आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग कंपाउंड है, एक आर्गन है एक कैल्शियम है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी आर्गन और जो कैल्शियम है, आर्गन और कैल्शियम दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनके जो एटम है वो साइज, शेप और मास में भी अलग अलग होने चाहिए, लेकिन क्या एटॉमिक मास तो सेम होता है। तो इन चीज़ों को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इन चीज़ों को फिर मॉडिफाई किया गया और उसके अकॉर्डिंग तब मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी बनाई गई। तो मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया कि जो एटम होता है, एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम को फिर ब्रेक किया जा सकता है, और किस में ब्रेक किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से तोड़ा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल नंबर ऑफ रेशियो में ही कंबाइन हो। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्म, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, या कई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं उनमें फिक्स रेशियो नहीं है। अब जैसे ग्लूकोज का अगर आप देखें C6H12O6, C6H12O6, चलो यहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशन बना C6H12O6, तो 1:2:1 का रेशियो। लेकिन अगर आप सुक्रोज में देखेंगे क्या है, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला, अब यहाँ पे O11 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी इस कंपाउंड को फॉर्म नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन शुगर फिर भी फॉर्म होती है। शुगर यानी चीनी खाते हो ना, उसका फॉर्मूला क्या है शुगर का, C12H22O11, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 11। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हजारों ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसमें फिक्स कंपोजिशन नहीं है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी फिक्स कंपोजिशन नहीं है तो नहीं फॉर्म होना चाहिए था।
कंपाउंड को, लेकिन ऐसा होता है। तो डॉल्टन्स थ्योरी को यहाँ पे फिर मॉडिफाई किया गया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एटम क्या हो, एक फिक्स रेशियो में ही इनका कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया और तब मॉडिफाई करके ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जो एटम है वो इंडिविजुअल नहीं है। दूसरा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एटम को एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किया जाए। तीसरा, ये चीज़ भी है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के जो पार्टिकल हो साइज, शेप और मास में सेम ही हो। जैसे ये चीज़ किस में आती है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स में आती है कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स में जो साइज और शेप और मास है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये है आपकी मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे पूछ लेना। और आज मैं इसके साथ साथ आपको हम लोगों ने जो पीछे जो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े या उससे पहले जो हमने राउंड फिगर या साइंटिफिक नोटेशन वगैरह पढ़े, तो इनके आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, कलेक्टिवली कंबाइंड क्वेश्चन दूंगा, जिनको आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है। और प्लीज़ कोई भी ये ना पूछे कि हम इसको रफ कॉपी में करें या ये करें, आपको सारा काम फेयर कॉपी में ही करना है, ये ध्यान रखना। ये बार बार ना पूछें आप, जहाँ आपको रफ कॉपी में करना होगा उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर मैं आपको वहाँ नीचे लिख के व्हाट्सएप पे लिख के दे देता हूँ कि आप इस काम को रफ कॉपी में करें। नहीं तो बाकी बार बार पूछने की जरूरत नहीं कि सारे फेयर कॉपी में करें या ना करें, नहीं, आपको सारा काम फेयर कॉपी में करना है, क्योंकि ये सब क्या है, रिलेट करते हैं। अब अगर आप ये सोचिए कि आपने केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ लिख लिया, अगर आप उसका जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में आएगा नहीं। आपने देखा भी होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएंगे। अब आप क्वेश्चन तो कर दोगे रफ कॉपी में और आपने उसकी जो डेफिनेशन है फेयर कॉपी में लिख ली, तो ऐसे कैसे हो पाएगा, इसे तो तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा ना। तो आपको एक साथ करना है, साथ साथ क्वेश्चन भी करने हैं, साथ साथ आपको उसको डिफाइन भी करना है। तो उससे आपका एक प्रॉपर एक वो आ जाता है कि हाँ भाई ये इसका लॉ है, ये इससे रिलेटेड ही है, ये यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ये यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ओके, देन गुड बाय।